गौरव मल्होत्रा। अगले दिन रिद्धिमा अपने बुटीक में काम कर रही है। फिर उसे याद आता है कि उसे कुछ सामान खरीदना है। वो अपनी असिस्टेंट को बुलाती है। जो, मुझे कुछ सामान लेकर आना है, तुम प्लीज बुटीक का ध्यान रखो, मैं सामने वाले मॉल में ही हूँ। जी मैडम, कोई बात नहीं, मैं सब देख लूंगी। रिद्धिमा हल्के से सर हिलाकर मॉल में आती है। थोड़ी ही देर में सामान खरीदकर अपनी शॉपिंग बैग के साथ वो मॉल के एग्जिट की तरफ चलने लगती है। पर अचानक उसका ध्यान एक औरत पर जाता है जो बेहोश होने वाली है। सही वक्त पर रिद्धिमा उस औरत को सहारा दे देती है और कहीं चोट लगने से बचा लेती है। वो उस औरत को सहारा देकर एक जगह पर बिठा देती है। आंटी, आप ठीक है? उद्धरण चिन्ह। उस औरत की उम्र 50-60 के बीच की है। उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स भी है। रिद्धिमा की तरफ देखते हुए वो धीरे से बस हमें सर हिला देती है। आप यही बैठिए आंटी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर रिद्धिमा उनके लिए पानी लेने चली जाती है। बस 1-2 मिनट में ही रिद्धिमा वापस आती है पानी की बोतल के साथ और उस औरत को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद उन्हें बेहतर महसूस होता है। आंटी, अब आप ठीक है? रिद्धिमा चिंता से पूछती है। हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ, शायद ब्लड प्रेशर के वजह से चक्कर आ गए थे, वो धीरे से कहती है। पर फिर भी उन्हें यूं अकेला छोड़ जाना रिद्धिमा को सही नहीं लग रहा। आंटी, आप अकेले आए हैं? आप कहे तो मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर सकती हूँ। फिक्र मत करो, मेरा बेटा मुझे लेने आ गया है। वो मॉल के सामने ही मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में निकल रही थी और चक्कर आ गए, आंटी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है। ठीक है, फिर मैं आपके साथ चलती हूँ वहाँ तक, कहकर रिद्धिमा उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए ले जाने लगती है। धीरे धीरे चलते हुए दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं। औरत उसे बताती है कि उनका नाम दीपा मल्होत्रा है। वो वैसे तो मुंबई में रहती है अपने पति और बेटे के साथ, पर यहाँ दिल्ली में वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी अटेंड करने आई है। दूसरी तरफ गौरव मल्होत्रा अपनी माँ दीपा मल्होत्रा को लेने मॉल के सामने अपनी आलीशान मर्सिडीज में बैठा हुआ है। उफ, ये मॉम भी ना, खुद को शॉपिंग पर जाना है और मुझे यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है। एक तो सारा काम छोड़कर मुझे ये दिल्ली में शादी अटेंड कराने ले आई, ऊपर से कितना टाइम पास हो रहा है। गौरव खुद से ही सोचते हुए इरिटेट हो रहा है। तभी वो देखता है कि उसकी माँ मॉल से बाहर आ रही है और उनके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की भी आ रही है। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। धीमी हवा से उसके खुले बाल उड़ रहे हैं। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है और उसकी आंखें जैसे उसके निश्चल मन का प्रतीक लग रही है। धीरे से चलकर वो गौरव के माँ के साथ चलकर गौरव के सामने आकर खड़ी हो जाती है। थैंक यू निशा, ये है मेरा बेटा गौरव। गौरव मल्होत्रा और गौरव ये निशा है। मुझे अचानक चक्कर आ गए थे तो इसी ने मुझे संभाला और पानी भी दिया। दीपा गौरव को बताती है कि क्या हुआ था। ओह मॉम, आप भी ना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती अपना। चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, गौरव चिंता से बोलता है। मैं ठीक हूँ बेटा, अब निशा ने बहुत हेल्प की मेरी, दीपा मुस्कुराते हुए कहती है। गौरव की नजरें एक बार फिर निशा यानी रिद्धिमा की तरफ मुड़ती है। थैंक यू निशा जी, मॉम की मदद करने के लिए। वैसे आप करती क्या है? उद्धरण चिन्ह। इसमें कोई बड़ी बात नहीं गौरव जी, वैसे मैं फैशन डिजाइनर हूँ, सामने ही मेरी बुटीक है, निशा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है। ओह ग्रेट, जरूर आपका बुटीक देखना चाहूंगा मैं, गौरव इम्प्रेस होकर कहता है। जिस पर निशा कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। क्या? उद्धरण चिन्ह। मेरा मतलब है कि मेरी खुद को टेक्सटाइल कंपनी है जी, एम टेक्सटाइल्स, शायद हम साथ में काम कर सके। गौरव की ये बात सुनकर इम्प्रेस होने की बारी अब निशा की है। ओह जी, एम टेक्सटाइल्स, इस कंपनी ने तो पिछले 4-5 साल में बहुत नाम कमाया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जी, एम मतलब गौरव मल्होत्रा। उफ, ये उसने पहले क्यों नहीं सोचा। ओह सो सॉरी, मैं जानती नहीं थी वो कंपनी आपकी है। मेरा मतलब है आपकी कंपनी तो फिलहाल टॉप पर है इस इंडस्ट्री में, निशा मुस्कुराहट के साथ कहती है। दीपा गौरव और निशा को बस बात करते हुए देख और सुन रही है। उसका बेटा गौरव अब 28 साल का है और पिछले कई दिनों से वो गौरव को शादी करने के लिए कह रही है, पर गौरव को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती, इसलिए वो उसे यहाँ दिल्ली में शादी अटेंड करने के लिए ले आई थी, ये सोच करके हो सकता है यहाँ उसे कोई लड़की पसंद आ जाए। पहली बार वो देख रही है कि गौरव की निगाहें किसी लड़की से हट नहीं रही और वो खुद होकर उससे बात करना चाह रहा है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं। गौरव निशा को बाय करके कार में बैठ जाता है। ड्राइवर कार शुरू कर देता है। फिर गौरव के ध्यान में आता है कि उसकी माँ उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। क्या? आप मुस्कुरा क्यों रही है?
उद्धरण चिन्ह। जिस पर दीपा वैसे ही मुस्कुराते हुए बोलती है, लड़की बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है। गौरव हैरानी से अपनी माँ को देखता है, जैसे उन्होंने उसकी चोरी पकड़ ली हो। थोड़ा सा हकलाते हुए वो बोलता है, क्या? कुछ भी क्या मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दीपा सिर्फ मुस्कुराती है। वो जानती है अगर गौरव को निशा पसंद है तो वो खुद ही अगला कदम उठाएगा। और वही होता है। जैसे दीपा ने सोचा था वैसे गौरव सच में निशा के बुटीक पहुंच गया है। उसे देखकर निशा काफी हैरान है। हाँ, गौरव ने कहा था कि वो उसके बुटीक आएगा, पर निशा ने ये सोचा कि निशा ने उसके माँ की मदद की, इसलिए बस शुक्रिया करते हुए गौरव ने ऐसा बोल दिया होगा। एक दूसरे को विश करने के बाद गौरव निशा से कहता है, तो निशा जी क्या मैं आपका कलेक्शन देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आइए ना। निशा एक्साइटेड होकर उसे अपना कलेक्शन दिखाने लगती है। गौरव उसका कलेक्शन देख तो रहा है पर उसका ध्यान निशा पर ज्यादा है। उसका हंसना, बात करने का तरीका, अपने काम को लेकर उसका पैशन सब देखकर गौरव और ज्यादा इम्प्रेस हो रहा है। मुझे आपका कलेक्शन बहुत पसंद आया निशा जी, मैं जरूर आपके साथ काम करना चाहूँगा, गौरव निशा की तरफ देखते हुए कहता है। निशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ओह गॉड, ये तो सच में मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। गौरव मुस्कुराता है और निशा की आंखों में देखते हुए पूछता है, ओके, तो फिर हम डिनर पर मिले, डील डिस्कस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। निशा की हाँ सुनकर गौरव की आंखें खुशी से चमक उठती है। ओके, तो फिर कल शाम को मिलते हैं, बाय निशा जी। गौरव को बाय करके निशा एक्साइटेड होकर अपने असिस्टेंट जोया को गले लगा लेती है। देखा तुमने जोया, मुझे लग रहा है कि वो हमारे कलेक्शन से काफी इम्प्रेस हो गए। मुझे लगता है जरूर हमें कोई अच्छी डील या कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। उद्धरण चिन्ह। जोया मुस्कुराती है, हाँ मैडम, जरूर ऐसा ही होगा। वैसे मुझे लगता है कि उन्हें बिजनेस से ज्यादा आप में दिलचस्पी है। बार बार उनकी निगाहें बस आपकी तरफ मुड़ रही थी। कुछ भी जोया, ऐसा कुछ नहीं है। हंसते हुए निशा अपने काम में लग जाती है। रात को जब रिद्धिमा और मिहिर दोनों बातें कर रहे हैं तो रिद्धिमा उसे गौरव के बारे में बताती है। ये भी बताती है कि कैसे आज वो उसकी बुटीक आया था। मिहिर सोच में पड़ जाता है। देखो, तुम्हारी ये फैशन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मुझे कुछ खास समझ नहीं आता है, और न ही मैंने ये जी.एम टेक्सटाइल्स के बारे में सुना है, क्योंकि मेरा तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। पर अगर तुम कह रही हो कि ये बहुत अच्छी कंपनी है और इससे तुम्हें फायदा हो सकता है तो फिर चली जाओ। उद्धरण चिन्ह। हम सही कहा, सिर्फ डिनर के लिए जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैंने पहले ही हाँ बोल दिया था, अब मना करना सही नहीं होगा। रिद्धिमा आखिरकार फैसला ले लेती है। एक्चुअली जोया की बात उसने टाल तो दी थी पर बाद में वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। अगर सच में गौरव निशा में इंटरेस्टेड है तो ये कुछ सही बात तो नहीं है। पर मिहिर भी सही कह रहा है, सिर्फ डिनर के लिए जाने में कोई हर्ज नहीं है। और फिर उसे अगर अपने बिजनेस में तरक्की करनी है तो उसे लोगों से तो मिलना ही होगा। वैसे भी गौरव का इरादा तो बिजनेस करने का ही है। अगर उसने रिद्धिमा में इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश की तो वो उसे रोक सकती है। आखिर इतने सालों में रिद्धिमा इतना तो सीख ही चुकी है कि लाइन कहाँ खींचनी है। मिहिर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, वैसे क्या वो बहुत हैंडसम है? हाँ हैंडसम तो है, रिद्धिमा कहती है। हर रशीद के मुकाबले गौरव थोड़ा कम ही पड़ जाएगा, पर फिर भी हैंडसम तो वो है। ओह, लगता है तुम्हें वो पसंद आ गया है। ये फाइनली तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल ही जाएगा, मिहिर मजाक करते हुए कहता है। रिद्धिमा झूठा गुस्सा दिखाते हुए एक तकिया मिहिर को मार कर फेंकती है। मिहिर हंसने लगता है, अरे अच्छा ही तो बोल रहा हूँ, अमीर है, हैंडसम है, तुम्हारे बिजनेस के लिए भी अच्छा है, और क्या चाहिए? उद्धरण चिन्ह। मिहिर, स्टॉप इट, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जानते हो ना। ये सुनकर मिहिर भी सीरियस हो जाता है। इतने सालों से वो रिद्धिमा को देख रहा है, वो ये तो जान चुका है कि रिद्धिमा ऐसे लड़कियों में से नहीं है कि आसानी से किसके प्यार में पड़ जाए। वो जानता है रिद्धिमा अगर किसी से प्यार करेगी तो पूरे दिल से और शिद्दत से करेगी, और शायद इसलिए रिद्धिमा के लिए जिंदगी में आगे बढ़ना इतना मुश्किल हो रहा है। पर आखिर कब तक वो ऐसे ही रहेगी? क्यों नहीं हो सकता रिद्धिमा? जिस इंसान ने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हें इतना दुख दिया, वो खुद तो अपनी जिंदगी में बड़ा खुश होगा। वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया होगा, फिर तुम क्यों उस दर्द को संभाले हुए हो अब तक? उद्धरण चिन्ह। मिहिर का सवाल सुनकर रिद्धिमा सोच में पड़ जाती है। उस एक्सीडेंट के बाद, निशांत को जन्म देने के बाद रिद्धिमा ने रशीद की कोई खबर नहीं रखी। उसने अपना पापा, दोस्त या किसी और रिश्तेदार से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से रशीद को ये पता चले कि रिद्धिमा और उसका बच्चा जिंदा है। वो किसी भी हालत में अब अपनी और निशांत की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी।
खास करके निशांत की। उसे अपने जान की इतनी परवाह नहीं, पर निशांत को कुछ होते हुए वो नहीं देख सकती। अगर निशांत को कुछ हो गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। हाँ, वैसे रशीद क्या कर रहा था इतने साल ये जानना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वो चाहती तो आसानी से इंटरनेट पर सर्च करके रशीद के बारे में पता कर सकती थी। वैसे तो अरोरा खानदान अपने पर्सनल बातों को कभी मीडिया तक पहुंचने नहीं देता था, लेकिन कम से कम वो ये तो जान ही सकती थी कि रशीद अरोरा बिजनेस में कैसा कर रहा है। पर रिद्धिमा ने कभी इंटरनेट पर या किसी और तरीके से रशीद के बारे में नहीं जानना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं देखना या सुनना चाहती थी कि उसे छोड़कर रशीद की जिंदगी कितनी अच्छी और खुशी से गुजर रही है। ये तो खुद के जले पर खुद ही नमक छिड़कने जैसे बात हो जाएगी। रिद्धिमा को यूं चुप देख मिहिर खुद को रोक नहीं पाता। ओह कम ऑन रिद्धिमा, इतना क्या सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह। मिहिर, तुम समझ नहीं रहे, जब मैं प्यार को समझती भी नहीं थी तब से सिर्फ रशीद ही था मेरे दिल में। किसी और के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, फिर अब अचानक ऐसे कैसे किसी को अपने दिल में जगह दे दूं? उद्धरण चिन्ह। इस पर मिहिर इरिटेट होकर बोलता है, रिद्धिमा 4 साल हो चुके हैं अब, और देखो मैं माँ की तरह तुम्हें ये तो नहीं बोल रहा कि शादी कर लो। निशांत को भी पिता का प्यार मिल जाएगा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कम से कम किसी आदमी के बारे में सोचो तो सही। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा को याद आता है कि कुछ दिनों पहले सुधा माँ ने भी उसे सलाह दी थी कि वो दूसरे शादी के बारे में सोचे। इससे निशांत को भी पापा के प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। वो तो उसके लिए कोई रिश्ता देखने को भी तैयार थी, पर रिद्धिमा ने उस वक्त इनकार कर दिया था, क्योंकि वो खुद इस सब के लिए अभी तैयार नहीं है और उसे पता नहीं कि कोई इंसान निशांत को उतना ही प्यार कर पाएगा भी या नहीं। उसके इनकार की एक वजह यह भी है कि अब वो नाम और पहचान बदल कर जी रही है। लेकिन अगर किसी दिन उसकी पहचान खुल गई तो उसके साथ साथ बाकी सब भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और आज मिहिर भी ऐसे ही कुछ बातें कर रहा है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि शादी कर लो या फिर किसी सीरियस रिश्ते में पड़ जाओ। मैं खुद शादी पर यकीन नहीं करता तो ये सलाह मैं तुम्हें नहीं दूंगा, पर यार कम से कम किसी और में इंटरेस्ट तो लो। उम्र ही क्या है तुम्हारी, तुम 24 साल की भी नहीं हो पूरी, कम से कम कोई बॉयफ्रेंड तो बनाओ यार। उद्धरण चिन्ह। मिहिर की बात अभी पूरी ही नहीं हुई कि निशांत वहां आता है, मासूमियत से पूछता है, किसका बॉयफ्रेंड? उद्धरण चिन्ह। मिहिर शरारती भरे अंदाज में मुस्कुराता है, अरे तुम्हारे प्यारे मम्मा का बॉयफ्रेंड। और कौन? उद्धरण चिन्ह। लेकिन इस पर निशांत जो कहता है वो सुनकर रिद्धिमा और मिहिर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। पर मम्मा के बॉयफ्रेंड तो तुम हो ना मिहिर। मिहिर और रिद्धिमा मुंह खोले एक दूसरे को देखते रहते हैं। बेचारे निशांत को ये नहीं समझ आ रहा कि उसने ऐसे क्या गलत बोल दिया। आप बॉय हो और आप मम्मा के फ्रेंड भी हो, तो मतलब बॉयफ्रेंड हो, है ना? मिहिर और रिद्धिमा ये सुनकर हंसने लगते हैं। किसी तरह खुद की हंसी काबू करते हुए मिहिर कहता है, हाँ, उस तरह से देखा जाए तो मैं हूँ बॉयफ्रेंड, पर हमें तुम्हारी मम्मी के लिए दूसरा वाला बॉयफ्रेंड देखना होगा, जो उसको प्यार करता हो। अब तुम्हारी मम्मा खुद तो कुछ करने से रही, इसलिए हमें ही उसके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा अब। निशांत। जैसे ही मिहिर की बात खत्म होती है, एक तकिया आके उसके सर से टकराता है। मिहिर, कुछ भी मत बोलो, मेरे बच्चे को ऐसे बातें मत सिखाओ। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज, कह के रिद्धिमा एक और तकिया उसे मार फेंकती है। अब मिहिर भी एक तकिया लेकर रिद्धिमा को मारने लगता है। कमाल करती हो, उसे ये बातें मैं नहीं सिखाऊंगा तो और कौन सिखाएगा? उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा और मिहिर को ऐसे देख निशांत भी एक्साइटेड हो जाता है। आप दोनों फाइट खेल रहे हो, मुझे भी खेलना है। उद्धरण चिन्ह। और अगले ही पर निशांत भी एक तकिया लेकर रिद्धिमा और मिहिर को मारने लगता है। तीनों भी हंसते हुए बहुत देर तक ऐसे मस्ती करते रहते हैं। ऋषित अपने सामने पड़ी आखिरी फाइल पर साइन करता है और अपने असिस्टेंट चिराग को बुलवाता है केबिन में। चिराग, अगर और कोई फाइल्स या मीटिंग नहीं है तो मैं घर जा रहा हूँ, मेरे सर में दर्द है, ऋषित अपने माथे को मलते हुए बोलता है। चिराग थोड़ा हैरान होकर देखने लगता है, क्या ऋषित सर घर जाने की बात कर रहे हैं? क्या वो भूल गए कि आज उन्होंने सोनिया मैडम के लिए डेट अरेंज की है? सर, वैसे अभी कोई काम या मीटिंग नहीं है, पर आज शाम को आपको सोनिया मैडम के साथ डिनर पर जाना है। चिराग की बात सुनकर ऋषित को याद आता है कि सोनिया से उसने वादा किया था और चिराग को ही सारे अरेंजमेंट करवाने को बोले थे। ऋषित लंबी सांस लेता है, उसका बिल्कुल मन नहीं है इस वक्त जाने का, पर सोनिया को वो पहले भी 1-2 बार टाल चुका है, इस बार फिर से डेट टालना ठीक नहीं होगा। सच बात तो ये है कि वो इतने दिनों बाद सोनिया के साथ कुछ वक्त बिताने जा रहा है, उसे तो सोनिया के लिए गिफ्ट भी लेना चाहिए था।
गिफ्ट का याद आकर ऋषित चिराग से कहता है, चिराग, सोनिया के लिए कोई ड्रेस खरीद लो, बहुत महंगी और टॉप ब्रांड की होनी चाहिए, उसे गिफ्ट पैक करवा कर मेरे कार में रखवा देना। उद्धरण चिन्ह। चिराग हैरानी से पूछता है, क्या मैं? उद्धरण चिन्ह। तोहरिया चढ़ाते हुए ऋषित बोलता है, हाँ तुम क्या चाहते हो मैं खरीद कर लाऊं? उद्धरण चिन्ह। चिराग हड़बड़ाते हुए जवाब देने लगता है, जी सर, मैं कर दूंगा अरेंजमेंट। ऋषित सिर्फ हल्के से सर हिलाता है और चिराग को जाने का इशारा करता है। बॉस के लिए क्या क्या करना पड़ता है? यहाँ मुझे मेरे गर्लफ्रेंड को डेट पर जाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा और मैं बॉस की डेट की सारी अरेंजमेंट करने में लगा पड़ा हूँ। यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड नाराज होके बैठी है कि कब से उसे शॉपिंग पर नहीं ले गया, कोई गिफ्ट नहीं दिया, पर मुझे बॉस की गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने शॉपिंग पर जाने पड़ रहा है। वैसे तो उनकी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने के लिए उन्हें खुद जाना चाहिए, पर बॉस होने का फायदा लेना तो बनता है। अब सोनिया मैडम को कैसे ड्रेस लेनी है ये मुझे ही सोचना पड़ेगा। खुद से ही सोचते हुए चिराग केबिन से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ सोनिया डेट के लिए तैयार होने में लगी है। मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही है। जल्दी करो, मुझे लेट नहीं होना है। ऋषित को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं, वो वहां पहुंचे इससे पहले मुझे वहां पहुंचना है। सोनिया मेकअप आर्टिस्ट को जल्दी करने को कह रही है। तभी उसकी मां निर्मला चावला वहां आ जाती है और भगवान के लिए बस डिनर करके या उससे प्यार भरी बातें करके वापस मत आ जाना, जो कहा है वो करके आना। उद्धरण चिन्ह। मेकअप आर्टिस्ट अपना काम खत्म करके निकल जाती है। सोनिया खुद को आईने में निहार रही है। ओह माँ, कितने बार बताओगी? फिक्र मत करो, आज तो मैं ऋषित को अपने बातों के जाल में ऐसा फंसाऊंगी कि आज उसे शादी के लिए मानना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। निर्मला मुस्कुराती है और सोनिया भी। सच बात तो ये है कि सोनिया ने सोचा था कि रिद्धिमा की मौत के बाद कुछ ही दिनों में या फिर कुछ महीनों में ऋषित उससे शादी कर लेगा, लेकिन ऋषित पर रिद्धिमा की मौत का इतना गहरा असर हुआ कि उसके एक्सीडेंट के बाद उसने फिर से उन दोनों की शादी की बात नहीं छेड़ी। हाँ, पिछले 4 साल से कहने को वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ऋषित ने उसे एक बहुत बड़ा बंगलो गिफ्ट में दिया है। एक क्रेडिट कार्ड भी उसे दे रखा है ताकि वो खुद जो चाहे वो खरीद सके। यहाँ तक कि पिछले साल एक मर्सिडीज भी गिफ्ट दी थी उसके बर्थडे को, पर ऋषित उसे वक्त ही नहीं देता, यहाँ तक कि उसके करीब भी नहीं आता। इसलिए सोनिया और उसकी मां निर्मला को ये लगने लगा है कि कहीं किसी दिन ऋषित सोनिया से ब्रेकअप ना कर ले या फिर कहीं कोई और लड़की उसकी जिंदगी में ना आ जाए। इसलिए वो अब चाहती है कि सोनिया और ऋषित की शादी हो जाए। आखिरकार सोनिया रेस्टोरेंट पहुंच ही जाती है जहां ऋषित ने उसे बुलाया था। वो वक्त से पहले ही पहुंच गई है। अगले 5 मिनट में ऋषित भी वहां आता है। सोनिया उसके गले लग जाती है। ऋषित भी धीरे से उसे गले लगाता है और उसे गिफ्ट देता है। सोनिया गिफ्ट खोलकर देखती है तो इतना महंगा ड्रेस देखकर सोनिया खुश हो जाती है। ओह, ये ड्रेस कितनी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आया, तुम्हारी चॉइस का तो जवाब नहीं। उद्धरण चिन्ह। तोहरिया चढ़ाते हुए ऋषित उसकी गलतफहमी दूर करता है। मैंने नहीं चुनी ये ड्रेस, चिराग ने ही अरेंज की है। सोनिया का चेहरा तुरंत उतर जाता है, पर फिर भी बात को संभालते हुए वो कहती है, ओह, पर तुमने मेरे लिए गिफ्ट लेने का सोचा, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच इस डेट के लिए। ये सारा अरेंजमेंट किसी रोमांटिक फिल्म के डेट जैसा लग रहा है। ऋषित भी नजरें घुमाकर देखता है। सच में बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है चिराग ने। दोनों भी डिनर करते हैं कुछ बातें करते हुए। डिनर के बाद सोनिया ऋषित के पास आकर उसे अपने साथ डांस करने के लिए पूछती है। थोड़ी देर तक दोनों भी सॉफ्ट म्यूजिक पर डांस कर रहे हैं। ऋषित को फाइनली उसके साथ ऐसे देख सोनिया अब अपनी बात शुरू करती है। ऋषित, हमें एक दूसरे से प्यार का इजहार किए अब 4 साल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अब सही वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने के बारे में सोचें। उद्धरण चिन्ह। ऋषित के चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं, पर सोनिया अपने में ही बोले जा रही है, मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो हमेशा हम दोनों के रिश्ते को लेकर फिक्रमंद रहती है। मैं चाहती हूँ कि अब हम शादी के बारे में सोचें। ऋषित। एक पल रुककर सोनिया ऋषित की तरफ देखती है, पर जब ऋषित कुछ कहता नहीं तो वो सोचती है कि ऋषित पर उसकी बातों का असर हो रहा है। फिर धीरे से वो ऋषित के गले लग जाती है। मैं चाहती हूँ ऋषित कि तुम सिर्फ मेरे बनो, तुम सिर्फ मेरे हो, है ना ऋषित? उद्धरण चिन्ह। ऋषित के कानों में रिद्धिमा की आवाज गूंजने लगती है, तुम सिर्फ मेरे हो ऋष, है ना? उद्धरण चिन्ह। और अगले ही पल ऋषित सोनिया को खुद से दूर धकेल देता है, फौरन वहां से चला जाता है। उसने इस तरह से सोनिया को धकेला कि सोनिया बैलेंस खोकर नीचे गिर जाती है। ऋषित को ऐसे जाते देख सोनिया गुस्से से लाल हो जाती है। ऋषित, ऋषित, रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते।
ऋषित रुको। पर ऋषित के कानों तक जैसे सोनिया की आवाज जा ही नहीं रही, वो बिना पलट कर देखे वहां से जा चुका है। सोनिया भी गुस्से से वहां से निकल जाती है, ये सोचते हुए कि वो ऋषित को इस तरह खुद से दूर नहीं जाने दे सकती, उसे कुछ तो करना होगा अब। दूसरी तरफ दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में गौरव निशा का इंतजार कर रहा है। कुछ ही पलों में उसकी नज़र निशा पर पड़ती है। उसने काले रंग का गाउन पहन रखा है, बाल खुले छोड़ दिए हैं और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ वो उसकी तरफ ही आ रही है। किसी जेंटलमैन के तरह गौरव उठकर उसके लिए कुर्सी ओढ़ता है और फिर खुद बैठता है। दोनों भी धीरे धीरे बातें करते हुए डिनर कर रहे हैं। बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे आपके मुंह से ये गौरव जी सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है। अब अगर हम साथ में बिजनेस करने वाले हैं तो आपको पहले मेरा दोस्त बनना पड़ेगा और मुझे गौरव कह के बुलाना होगा, गौरव बड़ी मीठी आवाज में कहता है। जिस पर निशा मुस्कुरा देती है, अगर ऐसा है तो आपको भी मुझे निशा कह के बुलाना पड़ेगा। गौरव मुस्कुराता है, मुझे शर्त मंजूर है निशा। सो अब हम कुछ डील के बारे में डिस्कस कर ले। हम आपकी डिजाइन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे और उसे मार्केट में लॉन्च भी हम ही करेंगे। ये सुनकर हैरानी से निशा की आंखें बड़ी हो जाती है। अगर गौरव की जी.एम टेक्सटाइल्स जैसे कंपनी निशा के ब्रांड की मार्केटिंग करेगी तो निशा का ये ब्रांड रातों रात फेमस हो जाएगा। उसका बिजनेस तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आप सच में मेरे ब्रांड को लॉन्च करना चाहते हैं? निशा हैरानी से पूछती है। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है निशा? और आप नहीं, तुम कहो, हम अब दोस्त हैं। गौरव निशा की ऐसे रिएक्शन देखकर कहने लगता है। लेकिन गौरव, तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी है और तुम मेरे ब्रांड को लॉन्च करना चाह रहे हो जो कि बिल्कुल भी नया है और उतना फेमस भी नहीं है। निशा अपने दिल का शक जाहिर करती है। यही तो बिजनेस है निशा, तुम्हारे डिज़ाइन किए हुए कपड़े मैंने देखे हैं। अगर उनका अच्छे से मार्केटिंग किया जाए तो तुम्हारा ब्रांड निश एक टॉप ब्रांड बन सकता है। मैं बस वही करने वाला हूँ और इसमें जो भी फायदा होगा उसमें हम लोग का 50-50 का शेयर होगा, गौरव उसे समझाते हुए कहता है। वो तो निशा को पसंद करने लगा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि निशा के दिल में क्या है, इसलिए वो निशा को ये बिल्कुल भी नहीं लगने देना चाहता कि वो ये किसी और कारण से कर रहा है। गौरव की बात सुनकर निशा को तसल्ली मिल जाती है। तो फिर सारी डील और सब कुछ डिस्कस करने के लिए हम फिर मिलते हैं, गौरव निशा की तरफ देखते हुए पूछता है। वो चाहे तो जल्दी ही ये काम निपटा सकता है, पर फिर निशा से मिलने का बहाना उसके पास नहीं रहेगा ना, इसलिए वो इस काम को जितना हो सके उतना लंबा खींचने की सोच रहा है। निशा भी फिर से मिलने के लिए राजी हो जाती है। गौरव उसे लिफ्ट देता है। कार में भी दोनों बातें कर रहे हैं। तभी गौरव उससे पूछता है, अच्छा तो तुम्हारा ये ब्रांड निश तुम्हारे अपने नाम पर रखा है? निशा से निश उद्धरण चिन्ह। निशा बस धीरे से मुस्कुराकर हमें सर हिलाती है। सच बात तो ये है कि ब्रांड का नाम उसने अपने नहीं बल्कि निशांत के नाम से रखा है। निशांत से निश। वो प्यार से निशांत को निश ही कहकर बुलाती है, पर वो नहीं जानती कि ये गौरव को बताना चाहिए या नहीं। हाँ, गौरव से उसकी दोस्ती जरूर हो गई है अब, लेकिन उससे अपने जाती जिंदगी की बात कह सके इतनी भी अच्छी दोस्ती नहीं हुई। गौरव उसे उसके घर के सामने ड्रॉप करके बाय करके निकल जाता है।